सोचिए 90 के दशक या 2000 की शुरुआत में अगर किसी कंपनी को या चलिए किसी लोकल ब्रांड को ही अपना एक छोटा सा विज्ञापन टीवी या रेडियो पर चलाना होता था तो उस पूरी प्रक्रिया में क्या-क्या होता था? वो तो एक पूरा प्रोजेक्ट होता था। बिल्कुल। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा और महंगा साउंड स्टूडियो बुक करना पड़ता था। फिर किसी जाने माने वॉइस आर्टिस्ट की तलाश होती थी और उसके लिए हफ्तों का इंतजार करना मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं थी। और अंत में इस पूरे काम के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जाते थे। उस समय किसी आम इंसान के लिए इस इंडस्ट्री में घुसना लगभग नामुमकिन सा था, है ना? हाँ, एकदम सही। वो एक ऐसा दौर था जहां देखिए बस पूंजी और पहुंच ही सब कुछ तय करती थी। अगर आपके पास बड़ा बजट नहीं है तो आप गेम से वैसे ही बाहर हैं। सिरे से पलट कर रख दिया है। मैंने हाल ही में इट्स एआई लैब यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च देखी और सच कहूं तो उस डेटा ने मेरा दिमाग घूम गया। उस वीडियो में डेटा है ही इतना पावरफुल। वही तो आज की इस चर्चा का यानी इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य इसी रिसर्च की गहराई में जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज कोई भी इंसान सिर्फ एक साधारण से लैपटॉप और कुछ एआई टूल्स की मदद से अपनी खुद की एक एआई वॉइस एजेंसी शुरू कर सकता है बिना किसी टीम के। हाँ, कोई आलीशान ऑफिस नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी पहले ही महीने में 80,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा। ये जो एक कंट्रास्ट है ना कि जो काम पहले लाखों में होता था वो आज चंद 100 रुपए में हो रहा है। इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। और इसे डिकोड करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये महज कोई नया सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का एक छोटा मोटा टूल नहीं है। ये एक पूरी क्रांति है। हाँ, क्रांति कैसे? देखिए, इसने काम करने के तरीकों को बुनियादी स्तर पर बदल दिया है। इस क्रांति ने आम इंसान के लिए एक बहुत बड़े अवसर के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले जैसा आपने कहा, किसी भी बड़ी बिजनेस को शुरू करने के लिए भारी भरकम पूंजी चाहिए होती थी। लेकिन आज के इस एआई युग में जानकारी और उस जानकारी को सही तरीके से लागू करने की कला ही सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। सही बात है। इस टेक्निक ने मैदान को सबके लिए पूरी तरह से बराबर कर दिया है। अब कोई बड़ा कॉर्पोरेट हो या अपने कमरे में बैठा एक कॉलेज स्टूडेंट, दोनों के पास सेम टूल्स हैं। लेकिन देखिए एक शंका हमेशा रहती है मेरे मन में। जब भी हम किसी ऐसी नई तकनीकी क्रांति की बात सुनते हैं तो कागज पर वो बहुत अच्छी लगती है। सुनने में लगता है कि बस लैपटॉप खोलो और पैसे बरसने लगेंगे। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। राइट। तो अगर ये सच में इतना ही आसान है तो इसमें असली पैसा कहाँ छिपा है और ये मार्केट असल में कितनी बड़ी है? क्योंकि अगर हर किसी के पास ये एआई टूल्स हैं तो कोई किसी दूसरे इंसान या एजेंसी को पैसे क्यों देगा इस काम के लिए? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, असली पैसा इस बात में छिपा है कि आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं। अगर हम मार्केट के आकार की बात करें तो रिसर्च के आंकड़े बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ भारत में ही लगभग 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा छोटे और मझोले बिजनेस हैं। वेट, 6 करोड़ 30 लाख? ये नंबर तो बहुत ही विशाल है। एड्स के लिए एक प्रभावशाली आवाज चाहिए। हर छोटे बड़े हॉस्पिटल या क्लिनिक को अपने आईवीआर सिस्टम के लिए एक प्रोफेशनल आवाज की जरूरत होती है। आईवीआर यानी जब हम किसी बैंक या कस्टमर केयर को फोन करते हैं और वो आवाज आती है ना, हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, वो वाला सिस्टम, राइट? एकदम सही। वो पूरा सिस्टम बिना एक अच्छी आवाज के काम ही नहीं कर सकता। और अगर हम इसे ग्लोबल स्टार पर देखें तो 2024 में ये मार्केट करीब 5 अरब डॉलर की है और अनुमान ये है कि 2030 तक ये 29 अरब डॉलर के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। बाप रे, 29 अरब डॉलर! हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई ऐसा बुलबुला नहीं है जो कल फूट जाएगा। हर बिजनेस को अपने ग्राहकों से संवाद करना है और आवाज उस संवाद को जीवंत बनाने का सबसे असरदार तरीका होती है। लेकिन पता है जो बात मुझे इस पूरे बिजनेस मॉडल में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसकी सादगी और इसके मुनाफा कमाने का गणित। इस मॉडल में एजेंसी कोई बहुत भारी आविष्कार तो कर नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एआई तकनीक और क्लाइंट की जरूरत के बीच एक पुल का काम कर रही है। हाँ, जैसे उस रिसर्च में भी एक उदाहरण दिया गया था मुनाफे का। हाँ, वो मैथ सच में काफी इंटरेस्टिंग है। वही, मान लीजिए किसी क्लाइंट ने 2 मिनट के वॉइस ओवर के लिए 5,000 रुपए दिए। अब उस आवाज को एआई के जरिए बनाने का खर्च असल में 500 रुपए से भी कम आता है। मतलब सीधा सीधा 90% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट, 4,500 रुपए सीधे जेब में।
ये सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है। लगता तो है, लेकिन यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। लागत इतनी कम है कि इसमें नुकसान का जोखिम ना के बराबर है। असल में यहाँ एजेंसी सिर्फ एक सर्विस नहीं दे रही है, बल्कि वो क्लाइंट का सबसे कीमती संसाधन बचा रही है। उनका समय। एकदम सही, उनका समय। देखिए, क्लाइंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाज़ किसी इंसान ने रिकॉर्ड की है या किसी मशीन ने। उनकी इकलौती शर्त ये होती है कि आवाज़ सुनने में एकदम असली लगे, उनके ब्रांड की इमेज से मैच करे और उनका काम तय समय पर पूरा हो जाए। अगर आप वो दे रहे हैं तो वो खुशी खुशी 5,000 देंगे। मुझे तो ये पूरी प्रक्रिया किसी डिजिटल दर्जी की तरह लगती है, अगर मैं सही सोच रही हूँ तो। डिजिटल दर्जी? अब वो कैसे? थोड़ा विस्तार से समझाइए इसको। देखिए, जब आप किसी बेहतरीन दर्जी के पास जाते हैं ना, तो वो खुद सूट नहीं काटता या कपड़ा नहीं बनाता, राइट? आप उसे एक साधारण कपड़ा देते हैं और वो अपनी कला से उसे आपके एकदम सटीक नाप के सूट में बदल देता है। हाँ, ये बात तो है। यहाँ भी तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना। कच्चा माल क्या है? एआई की वो आवाज जो इंटरनेट पर सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन एजेंसी उस कच्चे माल को लेती है और क्लाइंट के बिजनेस की एकदम सटीक जरूरतों के हिसाब से उसे सिल देती है। ओ, अब मैं समझा। हाँ, मतलब कहाँ आवाज में ठहराव आना चाहिए, कहाँ उत्साह दिखना चाहिए, कहाँ टोन थोड़ी गंभीर होनी चाहिए, ये सब वो डिजिटल दर्जी ही तो तय करता है। टूल्स तो सबके पास है, पर उसको शेप देना ही असली स्किल है। ये बहुत ही सटीक और खूबसूरत एनालॉजी है। सच में तकनीक तो आज सबके पास है, लेकिन उस तकनीक को क्लाइंट की जरूरत के सांचे में ढालना ही वो असली कला है जिसके लिए लोग पैसे देते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि एआई का ये दौर बस एक गुजरता हुआ ट्रेंड है, उन्हें ये समझना होगा कि ये एक पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है। क्यों लगता है आपको कि ये फ्यूचर प्रूफ है? क्योंकि आज के दौर में छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक हर किसी को डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की जरूरत पड़नी ही वाली है। उन्हें सोशल मीडिया के लिए लगातार कंटेंट बनाना है, और कंटेंट बनाने के लिए उन्हें ऐसी एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी जो तेज भी हो और जिनकी क्वालिटी भी शानदार हो। तो मुनाफे का गणित, मार्केट का आकार और इसके पीछे का लॉजिक तो एकदम साफ हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल आता है कि बिना किसी भारी निवेश के इसकी जमीनी शुरुआत आखिर की कैसे जाए? हाँ, एग्जीक्यूशन सबसे जरूरी हिस्सा है। रियल में देखा, उसमें शुरुआती कदम बहुत ही क्लियर थे। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज बताई गई है नीश, यानी अपनी एक खास फील्ड चुनना। ऐसा नहीं कि जो काम मिले वो कर लो। बिल्कुल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना हमेशा नुकसानदायक होता है इस फील्ड में। वही, किसी एक इंडस्ट्री पर फोकस करना बेटर बताया गया है, जैसे सिर्फ एडटेक के लिए काम करना या फिर सिर्फ रियल एस्टेट के वीडियोस के लिए आवाज देना। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है और ये हर तरह के बिजनेस पर लागू होता है। देखिए, जब कोई कहता है कि मैं हर तरह के वीडियो के लिए आवाज बनाता हूं, तो वो एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। एक आम सर्विस प्रोवाइडर की तरह। वो बस एक कमोडिटी बन जाता है जिसके साथ लोग दाम पर मोलभाव करेंगे। लेकिन जब कोई ये दावा करता है कि मैं सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टूअर्स के लिए प्रीमियम वॉइस ओवर तैयार करता हूं, तो वो तुरंत एक विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट के रूप में देखा जाने लगता है। और एक्सपर्ट्स को हमेशा ज्यादा पैसे मिलते हैं। बाजार का ये अटल नियम है। विशेषज्ञ हमेशा ज्यादा फीस चार्ज करते हैं क्योंकि वे उस विशेष इंडस्ट्री के दर्द, उनकी लैंग्वेज और उनके ग्राहकों की साइकोलॉजी को गहराई से समझते हैं। रियल एस्टेट वाले को पता है कि उसकी वीडियो में एक लग्जरी वाली फील आनी चाहिए जो हर किसी को नहीं समझ आएगी। सही पॉइंट है। इसके बाद सवाल आता है सेटअप का। क्या इसके लिए बहुत महंगे लाखों के कंप्यूटर चाहिए? तो उसका जवाब था बिल्कुल नहीं। शुरुआती लागत लगभग 0 से लेकर अधिकतम 2,000 रुपये प्रति महीने तक ही होती है। हाँ, सॉफ्टवेयर का खर्च बस इतना ही आता है। इसमें मुख्य रूप से 11 लैब्स जैसे एआई वॉइस टूल और ऑडेसिटी जैसे फ्री ऑडियो एडिटर का इस्तेमाल होता है, राइट? यहाँ ना, इन टूल्स के काम करने के तरीकों को समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं एआई आवाज मतलब वो पुरानी वाली रोबोटिक आवाज। लेकिन 11 लैब्स कोई पुराने जमाने का टेक्स्ट टू स्पीच टूल नहीं है जहां आवाज किसी मशीन जैसी लगती थी। हाँ, वो सिरी या पुरानी गूगल ट्रांसलेट वाली आवाज तो बिल्कुल नहीं है ये। एकदम नहीं। ये टूल भावनाओं को समझता है। आप इसमें स्क्रिप्ट डालकर निर्देश दे सकते हैं कि ये लाइन थोड़ी उदास लगनी चाहिए या ये लाइन बहुत उत्साह के साथ बोली जानी चाहिए। मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। ये यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज को भी असली इंसान की तरह ऐड कर देता है जहां जरूरत होती है। और फिर ऑडेसिटी का काम आता है। ऑडेसिटी बस एक तरह का डिजिटल वर्कबेंच है जहां पे फिनिशिंग टच देते हैं। बिल्कुल, हाँ। वहां आप उस जनरेट की गई आवाज को तराशते हैं, बैकग्राउंड से हल्का सा शोर हटाते हैं या आवाज को थोड़ा और क्रिस्प बनाते हैं। बस इतना सा सेटअप है।
ये तो चलो हो गई तकनीक की बात, लेकिन इसके बाद जो कदम आता है ना, उस पर मैं सच में थोड़ा रुकना चाहूंगी। क्योंकि तकनीक होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि क्लाइंट खुद चलकर आपके पास आएंगे। नहीं, वो तो कभी नहीं होता। वही ना, तो बिना किसी अनुभव के काम कैसे मिले? इसके लिए उस ब्लूप्रिंट में एक स्ट्रैटेजी सुझाई गई है जिसका नाम है एथिकल फसाड स्ट्रैटेजी, जिसके तहत आपको अपने चुने हुए नीश में डमी प्रोजेक्ट्स बनाकर अपना एक पोर्टफोलियो खड़ा करना होता है। जी, क्योंकि देखिए, बिना पोर्टफोलियो के कोई भी नया क्लाइंट आप पर भरोसा तो नहीं करेगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे इस पे थोड़ा पुशबैक देना है। इस नाम पर ही गौर करते हैं, एथिकल फसाड। देखिए, फसाद का सीधा सा मतलब होता है छलावा या दिखावा। क्या ये नाम सुनने में ही थोड़ा अटपटा नहीं लगता? अगर कोई इंसान अपनी एजेंसी शुरू करता है और किसी असली कंपनी का, मान लीजिए किसी बड़े बिल्डर का वीडियो उठाता है, उस पर अपनी बनाई एआई वॉइस लगाता है और क्लाइंट से कहता है कि ये उसका पोर्टफोलियो है, तो क्या वो उन्हें धोखा नहीं दे रहा है? ये एथिकल यानी नैतिक कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और मैं कहूँगा जायज़ शंका है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो बात गहराई से समझने वाली है वो ये है कि ये किसी भी तरह से धोखा नहीं है। इसे व्यापार की भाषा में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट? वो कैसे? देखिए, आप किसी और के द्वारा किए गए काम को चुराकर ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था और ये मैंने बनाया है। आप बस अपनी कला और अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। मतलब आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पिछले अनुभव का नहीं। एकदम सटीक पकड़ा आपने। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नया आर्किटेक्ट है जिसने अभी तक कोई असली इमारत नहीं बनाई है। उसको अभी पहला क्लाइंट चाहिए। अच्छा, तो क्या वो अपना हुनर दिखाने के लिए किसी काल्पनिक इमारत का 3D मॉडल बनाकर क्लाइंट को नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। वो क्लाइंट से ये थोड़ी ना कह रहा है कि देखिए मैंने ये पूरा शहर बसाया है। वो बस ये कह रहा है कि देखिए मेरी डिजाइन करने की क्षमता इस लेवल की है। ये जो काम पाने के लिए काम दिखाना पड़ता है वाली एक पुरानी पहेली है ना, ये उसका सबसे बेहतरीन और नैतिक समाधान है। ओके, अब ये बात मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गई। तो ये धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता का एक जीता जागता नमूना पेश करना है। एक तरह से ये कहना कि मैं ये कर सकती हूँ, इसे साबित करने का एक प्रैक्टिकल तरीका। बिल्कुल। 3 डमी सैंपल्स भी तैयार हैं, लेकिन असली चुनौती तो अभी शुरू होती है। सेल्स और मार्केटिंग। वही, ग्राहकों को उस दुकान तक खींचकर आखिर लाया कैसे जाए? रिसर्च में क्लाइंट्स खोजने के 3 बहुत ही अचूक चैनल बताए गए हैं जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा। और मजेदार बात यह है कि वो तीनों चैनल बिल्कुल अलग-अलग तरह के क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं। हाँ, पहला चैनल उन्होंने बताया लिंक्डइन। अब देखिए, ये कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम तो है नहीं जहां लोग टाइम पास करने या मीम्स देखने आते हैं। यहाँ आप सीधे बड़ी कंपनियों के डिसीजन मेकर्स यानी फाउंडर्स या मार्केटिंग हेड्स तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। सही कहा। और लिंक्डइन पर अप्रोच करने का तरीका वहाँ बहुत मायने रखता है। आप वहाँ जाके सीधा ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे काम दे दो, मेरी एजेंसी नहीं है। हाँ, लोग इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल। आपको उन्हें दिखाना होता है कि आप उनके बिजनेस में क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं। जैसे आप उन्हें उन्हीं के किसी पुराने वीडियो का एक छोटा सा नया वॉइस सैंपल भेजकर कह सकते हैं कि मैंने आपका पिछला ऐड देखा, डिजाइन बहुत अच्छा था, लेकिन अगर इसकी आवाज ऐसी होती तो शायद ये और भी प्रभावशाली लगता। ये अप्रोच तो सच में सामने वाले का ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि आप पहले वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो दूसरा चैनल बताया गया है वो मुझे थोड़ा अजीब लगा शुरू में। लोकल बिजनेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत चिढ़ मचती है जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर बिना मतलब सीधे अपना सामान या सर्विस बेचने लगता है। क्या ये तरीका थोड़ा स्पैमी नहीं है? अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो एकदम स्पैमी है। लेकिन स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि आप सीधे ग्रुप में जाकर अपना ब्रोशर डाल दें और कहें कि मुझे हायर कर लो। तो फिर सही तरीका क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप्स असल में आपके आसपास के उन लोकल बिजनेसेस तक पहुंचने का जरिया है जो शायद लिंक्डइन पर उतने एक्टिव ही नहीं होते। स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पहले उस कम्युनिटी में लोगों की मदद करें, उनके सवालों के जवाब दें, उनसे जुड़ें, एक भरोसा कायम करें और फिर धीरे से बातचीत के दौरान अपना काम पिच करें। मतलब पहले रिश्ता बनाओ फिर बिजनेस की बात करो। समझ गई। और फिर तीसरा चैनल बताया गया था फाइवर या अपवर्क जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। हाँ, जहां पूरी दुनिया से लोग काम देने और लेने आते हैं। राइट। और पता है, इन प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता शुरुआत में।
बल्कि वो शुरुआती झिझक दूर करना होता है। जब कोई अजनबी जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा है वो आपके काम के लिए $10 भी देता है और एक अच्छा रिव्यू छोड़ता है, तो उससे जो आत्मविश्वास आता है ना, वो अमूल्य होता है। बिल्कुल, पहली कमाई का एहसास ही अलग होता है। ये तीनों चैनल मिलकर ना कदम दर कदम आगे बढ़ने का एक बहुत ही ठोस रास्ता बनाते हैं नए लोगों के लिए। चलिए, मान लीजिए क्लाइंट मिल गया और डील पक्की हो गई, तो इसके बाद आता है डिलीवरी का प्रोसेस। जो प्रोसेस वहां समझाया गया वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सुलझावा लगा मुझे। कैसा था प्रोसेस? उसमें बताया कि सबसे पहले क्लाइंट से उनकी ज़रूरत समझिए, यानी एक प्रॉपर ब्रीफ लीजिए, फिर टूल्स की मदद से वॉइस जनरेट करिए, ऑडेसिटी में थोड़ी बहुत एडिटिंग और सफाई करिए, और फिर उसे एक क्लीन गूगल ड्राइव फोल्डर में डालकर क्लाइंट को भेज दीजिए। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 2 से 4 घंटे का समय लगता है। यहाँ मैं एक शब्द पे थोड़ा जोर देना चाहूंगा, प्रोफेशनल डिलीवरी। देखिए, तकनीक तो आपको काम में तेज बना ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी डिलीवरी का जो तरीका है ना, वो आपको प्रोफेशनल बनाता है और भीड़ से अलग करता है। डिलीवरी का तरीका मतलब क्या? फाइल भेजना तो सबको आता है। सिर्फ फाइल भेजना नहीं, आप क्लाइंट के पहले मैसेज का कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, आप उनके फीडबैक या चेंजेस को कितनी सहजता से लेते हैं बिना उन्हें परेशान किए, आप फाइल का नाम कैसे प्रॉपरली सेव करके भेजते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें ही तय करती हैं कि वो क्लाइंट आपके पास दोबारा लौट कर आएगा या नहीं। ये छोटी बातें सच में बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और इसी से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प मुद्दा रिसर्च में था, प्राइसिंग का। बताया गया था कि अपनी सर्विस के लिए 3 सिंपल पैकेज बनाने चाहिए: स्टार्टअप, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। हाँ, ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। पर जब मैंने इसे गहराई से देखा तो मुझे लगा कि ये महज कोई मेन्यू कार्ड नहीं है। 3 अलग-अलग प्राइसिंग पैकेज रखना दरअसल एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक रणनीति यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी लगी मुझे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इस साइकोलॉजी को हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? जरूर। देखिए, जब आप क्लाइंट के सामने सिर्फ एक ही कीमत रखते हैं ना, मान लीजिए आपने उन्हें सीधा कहा कि मैं इस काम के 10,000 रुपए लूंगी, तो क्लाइंट के दिमाग में सीधा सवाल आता है, क्यों? मैं इसे खरीदूं या ना खरीदूं? ये बस एक हाँ या ना वाली सिचुएशन बन जाती है। और ऐसे में क्लाइंट अक्सर मोल भाव यानी बार्गेनिंग करने लगता है। बिल्कुल सही, वो कीमत कम करवाने की कोशिश करेगा। राइट। लेकिन जब आप उन्हें 3 विकल्प देते हैं, एक सस्ता, एक मिडिल लेवल का और एक प्रीमियम, तो उनका दिमाग एक पूरी तरह से अलग दिशा में काम करने लगता है। उनका ध्यान खरीदने या ना खरीदने से हट ही जाता है। एकदम, उनका दिमाग ये सोचने लगता है कि इन तीनों में से मेरी जरूरत के हिसाब से सबसे सही कौन सा रहेगा। वो ऑप्शंस को कंपेयर करने लगते हैं। इससे क्लाइंट को फैसला लेने में तो आसानी होती ही है, और सबसे बड़ी बात, एजेंसी चलाने वाले को अपनी औकात या अपनी कीमत बताने में जो शुरुआती झिझक होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये व्यापार का बहुत ही शानदार और आजमाया वो साइकोलॉजी है। और इसी प्राइसिंग और क्लाइंट्स की चर्चा मैंने एक बहुत बड़ी प्रो टिप भी छुपी थी उस वीडियो में। वो कौन सी टिप थी? वो ये कि किसी भी एजेंसी में असली आजादी और स्थिरता तब आती है जब आप हर हफ्ते नए नए प्रोजेक्ट्स और छोटे छोटे क्लाइंट्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं। तो फिर किस चीज पर फोकस करना चाहिए एक पॉइंट के बाद? फोकस होना चाहिए मंथली रिटेनर क्लाइंट्स पर। रिटेनर का सीधा सा मतलब है कि क्लाइंट आपको हर महीने एक फिक्स्ड रकम जैसे 50 से 80 हजार रुपए देता है, और उसके बदले आप उन्हें हर महीने एक तय मात्रा में वॉइस ओवर्स डिलीवर करते हैं। ओह, इसका मतलब है कि आपको हर महीने की पहली तारीख को 0 से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, राइट? आपको टेंशन नहीं होती, आपको पता होता है कि इतना पैसा तो इस महीने आने ही वाला है बैंक में। एग्जैक्टली। वो मेंटल पीस बहुत बड़ा फैक्टर है बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में खड़ा होता है। जब इन मंथली रिटेनर्स से एक अच्छी खासी फिक्स्ड इनकम आने लगे, तो क्या कोई इंसान जीवन भर अपने उसी कमरे में अकेले लैपटॉप के सामने ही बैठा रहेगा? मतलब इस पूरे बिजनेस का फ्यूचर आखिर क्या है? इसे स्केल कैसे किया जाए? किसी भी बिजनेस की इवोल्यूशन यानी उसके विकास को समझने के लिए उस सोर्स में इसके 4 लेवल्स को समझना बहुत जरूरी बताया गया था। लेवल 1 वो है जहां से हर कोई शुरुआत करता है, सोलो ऑपरेटर। यहां आप ही बॉस हैं और आप ही कर्मचारी। मार्केटिंग से लेकर एडिटिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। ये दौर सबसे ज्यादा मेहनत और थकान वाला होता होगा, है ना? बिल्कुल, यहीं से फाउंडेशन बनती है। फिर आता है लेवल 2 जहां आप अपने सिस्टम्स और टेम्पलेट्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो उसका एक तय प्रोसेस बना लेना, जैसे क्लाइंट को भेजने वाले ईमेल्स का एक टेम्पलेट सेव कर लिया, या फिर ऑडेसिटी में अपनी पसंदीदा एडिटिंग सेटिंग्स को पहले से सेव करके रख लिया, ताकि जो काम पहले 4 घंटे लेता था वो अब बस 20 मिनट में हो जाए। स्मार्ट वर्क बेसिकली।
हाँ, इसके बाद है लेवल 3। जब काम इतना बढ़ जाए कि आप अकेले ना संभाल पाएं, तो आप दूसरे फ्रीलांसर्स की एक वर्चुअल टीम बना लेते हैं। अब आप सिर्फ काम मैनेज कर रहे हैं। और अंत में आता है लेवल 4। जब आपकी एजेंसी इतनी बड़ी हो जाए कि आप सीधे छोटे ग्राहकों के बजाय दूसरी बड़ी मार्केटिंग या वीडियो प्रोडक्शन एजेंसीज को अपनी सर्विस एज व्हाइट लेबल देने लगें, यानी प्योर B2B मॉडल। ये सुनने में तो एकदम परफेक्ट और स्मूथ सफर लगता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है, राइट? अगर ये इतना ही सीधा है तो हर कोई लेवल 4 तक पहुंच क्यों नहीं पाता? इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है लोगों को? क्या बाद में आकर तकनीक बहुत मुश्किल लगने लगती है, या फिर पैसे की कमी आड़े आती है? हैरानी की बात जानते हैं क्या है? रुकावट ना तो तकनीक है और ना ही पैसा। सबसे बड़ी रुकावट है इंसान का अपना दिमाग और उसकी आदत। दिमाग कैसे? देखिए, हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में जी रहे हैं। आज के टाइम पे ज्ञान सबके पास है। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। रणनीतियां सबको पता है। लोग बैठकर सिर्फ सोचते रहते हैं, लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं, वीडियोस बिंज वॉच करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एक्शन नहीं लेते। हाँ, लोग शुरू ही नहीं करते। वही सबसे बड़ी बीमारी है। असली सफलता केवल एग्जीक्यूशन और लगातार उस काम को लंबे समय तक करते रहने से मिलती है। जो व्यक्ति उस लेवल 1 की बोरिंग और थकाऊ मेहनत को बर्दाश्त कर लेता है और उसको लेवल 2 के सिस्टम्स में बदलने का अनुशासन दिखा पाता है ना, असल में वही एक लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा करता है। वरना बाकी लोग तो सिर्फ किसी नए सॉफ्टवेयर के ऑपरेटर बन के रह जाते हैं और फिर नेक्स्ट शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागने लगते हैं। उफ, ये बात तो सच में एकदम दिल पर लगने वाली है। जानकारी का होना और उस जानकारी को हकीकत में बदलना, इन दोनों के बीच जो खाई है ना, वही असल में सफलता और असफलता तय करती है। बिल्कुल। तो अगर आज के इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण का हम एक सार निकालें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि आज की इस AI तकनीक ने एक आम इंसान के हाथों में एक ऐसी जादुई छड़ी दे दी है जिससे वो बिना किसी भारी भरकम निवेश या डिग्रीज के 90% से ज्यादा मुनाफे वाला एक पूरा बिजनेस खड़ा कर सकता है। ये महज कोई छोटा मोटा बिजनेस आइडिया नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन शॉर्टकट है कि जब ज्ञान और नई तकनीक का सही तालमेल होता है तो वो किसी आम इंसान के लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। एकदम सही समअप किया आपने। लेकिन पता है, इस पूरी चर्चा के अंत में मैं उसी सोर्स मटेरियल के एक बहुत अहम सवाल की तरफ वापस लौटना चाहूंगा। उस वीडियो में एक सवाल पूछा गया था कि आपकी इस नई एजेंसी का पहला ऑडियो सैंपल क्या होगा। ये शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकली सवाल है। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं इस विचार को एक लेवल और आगे ले जाना चाहूंगा अपने सुनने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। ये तो हमेशा से हमारी इस चर्चा की कोशिश रहती है कि चीजों को एक नए और गहरे नजरिए से देखा जाए। हमने यहाँ तकनीक की ताकत, पैसा बनाने, मुनाफे और बिजनेस बढ़ाने पर इतनी डिटेल में बात की, लेकिन इन सब के बीच ये तकनीक एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना सवाल भी खड़ा करती है। डरावना सवाल? कैसा सवाल? सोचिए कि अगर आज इस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए किसी साधारण इंसान के लिए सिर्फ कुछ 100 रुपए खर्च करके एकदम असली इंसान जैसी सांस लेने वाली और भावना वाली आवाजें बनाना इतना आसान हो गया है, तो आज से 5 साल बाद की दुनिया आखिर कैसी होगी? ओह, मैं समझ रही हूँ आप किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे आपसी संवाद में असली होने यानी उस ऑथेंटिसिटी के आखिर मायने ही क्या रह जाएंगे? ये वाकई बहुत डीपली सोचने वाली बात है। जरा इमेजिन कीजिए ना, जब आप भविष्य में किसी ब्रांड के कस्टमर केयर से फोन पर बात कर रहे होंगे या अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए किसी नए प्रोडक्ट का कोई बहुत ही भावनात्मक और टचिंग विज्ञापन सुन रहे होंगे, तो क्या आप कभी भी पूरे यकीन के साथ ये कह पाएंगे कि वो आवाज किसी असली इंसान की है? शायद नहीं। हम कभी कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे। वही तो। या फिर वो बस कुछ कोड्स, एल्गोरिदम और कुछ प्रॉम्प्ट्स का एक बेहद खूबसूरती से बुना गया जाल होगा। जब इंसान और मशीन की आवाज में फर्क ही खत्म हो जाएगा, तो हमारे आपसी भरोसे का आखिर क्या होगा? एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सच में गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्या बात है! इंसान की आवाज और AI के बीच की ये जो तेजी से धुंधली होती लकीर है ना, इसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो एक बार दिमाग में आ जाए तो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता। हम आगे बढ़ तो रहे हैं, पर क्या पीछे छूट रहा है ये देखना भी उतना ही जरूरी है। तो इसी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए, ऐसे ही नए सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।